हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, अर्थात गिब्स की मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव। तो इस लेक्चर में हम गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी गिब्स की फ्री एनर्जी को सेल विभव के साथ संबंधित करेंगे या इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसको आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स की एनर्जी क्या होती है? गिब्स की एनर्जी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए यदि गिब्स का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा जी का मान यदि ऋणात्मक यानी नेगेटिव प्राप्त होता है तो वह केमिकल रिएक्शन स्वतः यानी स्पॉन्टेनियसली होती है। यदि किसी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है तो वह रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है यानी अस्वतः होती है। तथा यदि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का मान 0 होता है, यदि हमें 0 प्राप्त होता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो वह जो रिएक्शन है साम्यावस्था पर उपस्थित होती है, अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी का मान जो है वो हमें उस रिएक्शन के लिए 0 प्राप्त होता है यानी चेंज इन डेल्टा जी जो है वह या चेंज इन जी जो है यानी डेल्टा जी का मान 0 प्राप्त होता है साम्यावस्था के लिए। ठीक है, तो अब इस गिब्स फ्री एनर्जी को हम सेल पोटेंशियल से रिलेट करेंगे, संबंधित करेंगे। हमें पता है कि किसी भी रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल यानी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल से यदि अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा हमें प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? सेल में अधिकतम इलेक्ट्रिकल वर्क संपन्न होता है यानी उस सेल से हम अधिकतम विद्युत कार्य संपन्न करवा सकते हैं या अधिकतम विद्युत कार्य हमें प्राप्त होता है। और यही रिवर्सिबिलिटी की शर्त है, उत्क्रमणीयता की शर्त है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर यह जो इलेक्ट्रिकल वर्क है यानी किसी भी सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य है, यह सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा के एवं सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी सेल का जो विद्युत कार्य है, सेल के द्वारा किया गया इलेक्ट्रिकल वर्क है, वह सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा एवं सेल के विद्युत वाहक बल का गुणनफल होता है। और ये विद्युत धारा की मात्रा कितनी होती है? यह होती है NF। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F है फैराडेज और सेल का विद्युत वाहक बल होता है E। तो NF E के बराबर होता है किसी भी सेल का विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रिकल वर्क। तो हम ये कह देते हैं कि किसी भी सेल का जो विद्युत कार्य है वो किसके बराबर होता है? NF ही। N है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F है नंबर ऑफ फैराडेज, फैराडे कांस्टेंट, और E है विद्युत वाहक बल। इसको हमने किस प्रकार से प्राप्त किया? हमने माना कि एक सेल अभिक्रिया, कोई सेल रिएक्शन हो रही है जिसमें कि n ग्राम तुल्यांक, किसी एक सेल अभिक्रिया में n ग्राम तुल्यांक अभिकारक जो है रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है? n ग्राम इक्विवेलेंट यानी n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए अथवा अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? स्मॉल n हो। एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए अथवा अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? n हो। और कुल प्रवाहित धारा की मात्रा कितनी होगी? NF यानी n फैराडे होगी। ठीक है, हमने क्या माना कि एक सेल अभिक्रिया में n ग्राम तुल्यांक अभिकारक प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है तो कुल प्रवाहित धारा की मात्रा NF यानी NF फैराडे होगी, n फैराडे होगी। और सेल का विद्युत वाहक बल यदि E है तो विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होगा? NF E के बराबर होगा। उस सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य किसके बराबर होगा? NF E के बराबर होगा। अब चूंकि यह विद्युत कार्य गिब्स द्वारा परिभाषित मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के व्यय यानी इसके खर्च पर होता है। हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क कब होगा? जबकि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा यानी फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होगा। अर्थात विद्युत कार्य तभी संपन्न होता है जबकि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का
मान ऋणात्मक होता है, अर्थात उस सेल की जो मुक्त ऊर्जा है, उस रिएक्शन की मुक्त ऊर्जा है, यह नेगेटिव होती है, अर्थात उसका खर्च होता है, वह एक्सपेंस होती है, यानी उस मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई भी विद्युत कार्य कब होता है, जब उस सेल की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, यानी मुक्त ऊर्जा खर्च हो रही है, और मुक्त ऊर्जा में जो कमी है यह किए गए विद्युत कार्य के बराबर होती है। हमें पता है कि सेल का विद्युत कार्य क्या होता है, NFE के बराबर होता है, और मुक्त ऊर्जा में कमी यानी मुक्त ऊर्जा में लॉस इन फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा में कमी माइनस डेल्टा जी का मान किसके बराबर होता है, यह विद्युत कार्य NFE के बराबर होता है, यह हमें पता है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस प्राप्त हो गई, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू NFE और माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE। क्योंकि माइनस डेल्टा जी क्या है, माइनस डेल्टा जी है यह मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर है और यह विद्युत कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यह देखा, और हमें पता है कि स्वतः स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। अतः इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जिन सेल रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है, जिन केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ऋणात्मक निगेटिव होती है, उन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। यहाँ दिख रहा है हमें जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है उनके ई का मान, विद्युत वाहक बल यानी EMF का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और EMF का मान पॉजिटिव होगा तो वह सेल अभिक्रिया हो जाती है, यानी वह अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो वह सेल अभिक्रिया स्वतः होंगी, यानी अपने आप स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली होंगी। जबकि जिन सेल अभिक्रियाओं के डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो यानी फ्री एनर्जी चेंज का मान धनात्मक हो, वे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। अतः इनके द्वारा उत्पन्न EMF का मान यानी E की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि डेल्टा जी यहाँ पॉजिटिव है तो E की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इन सेल्स की जो सेल अभिक्रिया है वह स्वतः नहीं होगी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम पर सेल का जो विद्युत वाहक बल है, EMF का मान है, उसके डेल्टा जी का मान 0 होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर सेल के विद्युत वाहक बल यानी EMF का मान जो है वह डेल्टा जी का मान 0 है, तो EMF का मान भी 0 होगा। कब, साम्यावस्था पर। तो यह तीनों कथन जो हैं, यह तीनों कथन क्या हो गए, पहला कथन हो गया कि यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो E का मान, EMF का मान पॉजिटिव होगा। यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो EMF का मान नेगेटिव होगा, और यदि डेल्टा जी का मान 0 है तो EMF का मान भी 0 होगा। तो कोई भी सेल अभिक्रिया तभी होगी जबकि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा, यानी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। इस चीज को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमने यह कहा कि यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो EMF पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो उसके लिए विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव होगा, और वह सेल रिएक्शन अपने आप स्वतः होगी यानी स्पॉन्टेनियस होगी। यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो EMF का मान नेगेटिव होगा, अर्थात वह सेल रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, अस्वतः होगी। और यदि डेल्टा जी का मान 0 है तो EMF का मान भी 0 होगा, अर्थात वह रिएक्शन जो है वह साम्यावस्था में होगी। अब हम ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है NFE के बराबर, इसको हम रिलेट करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इक्वेशन से। तो अब हम नया संबंध पढ़ते हैं, फ्री एनर्जी, EMF एंड अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, दूसरे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। हमें पता है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। यह हमने पुरानी क्लास में पढ़ा है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यह है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। अब यदि हम डेल्टा जी को यहाँ नेगेटिव कर देते हैं तो यह पूरी रिएक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, यह पूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। यह हो गई। अब चूंकि माइनस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है,
NF ही है, तो हमने यहाँ माइनस डेल्टा जी की जगह क्या रख दिया, NFE रख दिया। तो NFE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H माइनस T डेल G अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। और अब हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को फिर से डेल जी की वैल्यू भी यहाँ क्या रख दी, यहाँ डेल जी की वैल्यू हमने माइनस NFE रख दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हमने NF से डिवाइड कर दिया। और किस प्रकार से हमें इक्वेशन प्राप्त हुई, NF से डिवाइड करने पर E प्राप्त हो गया। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन NF प्लस T इंटू NF इंटू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। E इज इक्वल टू यानी EMF विद्युत वाहक बल का मान इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन NF प्लस T इंटू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P, जहाँ डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P क्या है, यह पद है टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। यह पद क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है EMF का। स्थिर दाब पर EMF का ताप गुणांक कहलाता है, यानी ताप के साथ EMF में परिवर्तन के मान को, स्थिर दाब पर ताप के साथ विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन की दर को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। अब चूंकि फ्री एनर्जी इक्वेशन हमें पता है कि फ्री एनर्जी इक्वेशन को हम एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ इस संबंध के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन माइनस T डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन के बराबर होता है। और डेल्टा G की वैल्यू हमें पता है कितनी है, माइनस NFE के बराबर है, तो डेल्टा G की वैल्यू हमने रख दी माइनस NFE के बराबर, और डेल्टा H माइनस T डेल्टा S हमने एज इट इज रख दिया। अब हम क्या करते हैं कि T डेल्टा S को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, यानी T डेल्टा S पॉजिटिव हो गया, और माइनस NFE को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये वैल्यू हो गई प्लस NFE, और हमारी इक्वेशन हो गई T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस NFE। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन अल्टीमेटली हो जाती है डेल्टा H T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस NF, और E की वैल्यू हमने ऊपर से लिख दी, ऊपर जब हमने निकाली थी इस इक्वेशन के द्वारा EMF की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, यानी EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन NF प्लस T इंटू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। इसकी वैल्यू हमने यहाँ एज इट इज E की EMF की वैल्यू यहाँ रख दी। तो इस प्रकार से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हुई, हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो इस प्रकार है, T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस NF इंटू E। ये जो वैल्यू है ये E के बराबर है माइनस डेल्टा H अपॉन NF प्लस T इंटू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। अब हम ये जो समीकरण है इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस डेल्टा H अपॉन NF इंटू NF से NF कट आउट हो जाता है, और डेल्टा H माइनस डेल्टा H हमें प्राप्त होता है, प्लस NFT इंटू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P हमने सॉल्व करने पे प्राप्त हो गया। और चूंकि डेल्टा H प्लस और माइनस है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, और कटने के बाद हमें जो फाइनल इक्वेशन है वो T डेल्टा S इंटू इज इक्वल टू NF इंटू T एट कॉन्स्टेंट T इंटू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P प्राप्त हो जाती है। और फाइनली हमें एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S का मान प्राप्त हो जाता है, डेल्टा S विल बी इक्वल टू NF डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। तो इस प्रकार से हमें विद्युत वाहक बल का मान जो है वो एंट्रोपी से विद्युत वाहक बल और एंट्रोपी के मध्य एक संबंध रिलेशन प्राप्त हो जाता है, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।